नमस्कार दोस्तों। अब हिस्ट्री की वन लाइनर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और हम शुरू करने जा रहे हैं चंदेल वंश। चंदेल वंश का संस्थापक था नन्नूक। चंदेल वंश का संस्थापक था नन्नूक। इसकी राजधानी खजुराहो थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी कलिंजर थी। कलिंजर शब्द याद रखिएगा, आगे यूज होने वाला है। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा था यशोवर्मन। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया तथा उससे एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित किया। कंदरिया महादेव का मंदिर थंग देव द्वारा बनवाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है। कंदरिया महादेव का मंदिर थंग देव द्वारा बनवाया गया। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने महमूद गजनी के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। महमूद गजनी के विरुद्ध में खड़ा होने वाला इकलौता राजा था विद्याधर भारतीय। आला उदल का नाम तो सुना ही होगा। ये दो सेना नायक थे जो परमर्दी देव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपने जान गंवा दी थी। चंदेल वंश का अंतिम शासक था परमर्दी देव। इसने कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता को स्वीकार कर लिया था और इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या भी कर दी थी। आगे देखते हैं सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्यास के बारे में। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। भीम प्रथम के शासन काल में महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। 1025 में किया था ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। लगभग 20 लाख दिनार लूट कर ले गया था यहाँ से। भीम प्रथम के सामंत विमल ने अबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर है? आबू पर्वत पर है। बनवाया था सामंत विमल ने, जो कि भीम प्रथम के दरबार में था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह सिद्धराज के दरबार में था। माउंट आबू पर्वत पर एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की थी। सोलंकी वंश का अंतिम शासक था भीम द्वितीय। आगे बढ़ते हैं सिसोदिया वंश के बारे में। सिसोदिया वंश के शासक अपने आप को सूर्यवंशी कहते थे। सिसोदिया वंश के शासक मेवाड़ पर शासन करते थे और मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था चित्तौड़ में। खतौली के युद्ध जो हुआ 1518 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। आखिरी युद्ध किसके बीच में हुआ? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम शुरू करने जा रहे हैं भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का आक्रमण कैसे हुआ और कैसे उनका भारत में आगमन हुआ। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी और अरब आक्रमण के समय सिंध पर राजा था दाहिर। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में पहला असफल आक्रमण हुआ। अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त की और उस समय सिंध का राजा था दाहिर और अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य कारण था धन दौलत को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। हम पढ़ने जा रहे हैं अब गजनी के बारे में। गजनी साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई? 932 ईस्वी में अलतगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की। इसकी राजधानी थी गजनी। अलतगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में प्रीतगीन ने शासन किया और इसी प्रीतगीन के शासन में भारत पर पहला आक्रमण हुआ था। इसी के शासन में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण हुआ, जैसा कि बताया मैंने। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल था। जब तुर्कियों ने आक्रमण किया तो वंश पे कौन था? जयपाल। और जब अरबों ने आक्रमण किया तब था दाहिर। ये दोनों चीजें अलग अलग याद रखना है। अलप्तगीन का गुलाम था सुबुक्तगीन और सुबुक्तगीन का पुत्र था महमूद गजनी। तो अलप्तगीन की बात करते हैं। अलप्तगीन का गुलाम तथा दामाद था सुबुक्तगीन। यह 977 ईस्वी में गजनी की राजगद्दी पर बैठा।
महमूद गजनी सुबुक्तगीन का बेटा था। महमूद गजनी सुबुक्तगीन का बेटा हुआ, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ। अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासन का शासक था। कहाँ का था? खुरासान का शासक था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि जिस समय सुबुक्तगीन राजा था उस समय महमूद गजनी कहाँ का शासक था? तो खुरासान का शासक था। फिर महमूद गजनी के पिता का नाम क्या था? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन जो था वो इसका प्रीतगीन का या अलप्तगीन का गुलाम और दामाद था। यहाँ तक बात हो गई। अब आगे आते हैं। बगदाद के खलीफा ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यामिनुद्दौला और यामिनुल-मिल्लाह की उपाधि से नवाजा। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इसका पहला आक्रमण था 1000 ईस्वी में और आखिरी आक्रमण था 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध। इसे मूर्ति भंजक आक्रमणकारी भी कहा जाता था। इसका मेन उद्देश्य था धन की प्राप्ति करना। इसने पहला आक्रमण किया था राजा जयपाल के विरुद्ध। इसमें जयपाल की पराजय हो गई। 1008 में नगरकोट के विरुद्ध हमले में जो इसने किया था, इसी से इसका पता लगता है कि ये मूर्तिवाद के विरुद्ध इसकी पहली जीत बताई जाती है। मूर्तिवाद के विरुद्ध इसकी पहली जीत थी। अभी तक पढ़ चुके हैं कि मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। महमूद गजनी ने थानेश्वर के चक्र स्वामिनी की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया था। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण था 1025 का आक्रमण, जो कि बता चुका हूं मैं अभी। सोमनाथ मंदिर पर किया था। इस मंदिर में लूट में उसे लगभग 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी और जिसने सोमनाथ के मंदिर की रक्षा की थी उसका नाम था अनिलवाड़ा। रक्षा करने की कोशिश की थी, इस वजह से महमूद गजनी ने इसके ऊपर भी आक्रमण कर दिया था। सोमनाथ मंदिर को लूटकर जब गजनी वापस लौट रहा था तो रास्ते में जाटों ने इस पर आक्रमण कर दिया और कुछ संपत्ति को लूट लिया। इसी वजह से 1027 में इसने जाटों के विरुद्ध अपना अंतिम आक्रमण किया। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 में हो गई। इसके साथ 4 वो थे दरबार में, 4 कवि थे, 4 लेखक थे। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, फारूकी। अलबरूनी के बारे में सुना होगा। इसने लिखी थी एक किताब जिसका नाम था तहकीक हिंद या किताबुल हिंद। इसे भारत की खोज भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी के शुरुआत कहाँ से हुई? गौर नाम का एक छोटा सा राज्य था जो महमूद गजनी के अधीन था। 1173 में शहाबुद्दीन महमूद गौरी गौर का शासक बना शहाबुद्दीन महमूद गौरी। इसने भारत पर अपना पहला आक्रमण किया 1175 में मुल्तानों के विरुद्ध। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण हुआ 1178 में पाटन पर, जिसमें बहुत बुरी तरीके से पराजित हुआ। यहाँ का शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बहुत बुरी तरीके से पराजित किया। फिर आए बात तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और चंदावर का युद्ध। तराइन के पहले और दूसरे युद्ध में दोनों हुए पृथ्वीराज चौहान के साथ। पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज चौहान तृतीय बोलते हैं इसको, पृथ्वीराज तृतीय। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीते, दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीते। मोहम्मद गौरी के बाद फिर आई बात, इसने लड़ाई की। मोहम्मद गौरी के बाद इनकी लड़ाई हुई चंदावर के युद्ध में जयचंद से। जयचंद जो कि पृथ्वीराज चौहान के ससुर थे, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया और यहाँ जयचंद की मृत्यु हो गई। विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए ये वापस लौट गया गजनी। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी में कर दी गई। अब ये जो गुलाम सेनापति थे, यही स्टार्ट में हुई यहाँ से गुलाम वंश की शुरुआत। हम पढ़ने जा रहे हैं अब गुलाम वंश। कहाँ से गुलाम वंश की शुरुआत हुई? गुलाम वंश की शुरुआत हुई कुतुबुद्दीन ऐबक से। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसीलिए इस वंश को गुलाम वंश कहते हैं। गुलामों को फारसी में बंदगो कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली। 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था जो कि अजमेर में स्थित है। दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये लाखों का दान करता था, इसीलिए इसे लाख बख्श का नाम से जाना जाता था।
प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था कुतुबुद्दीन ऐबक के सहायक सेना नायक बख्तियार खिलजी काकी ने। क्या नाम था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई और इसे लाहौर में दफना दिया गया। चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई और इसे लाहौर में दफना दिया गया। ऐबक का उत्तराधिकारी था आराम शाह। ऐबक का उत्तराधिकारी था आराम शाह, जिसने सिर्फ 8 महीनों तक शासन किया। योग्य नहीं थे। आराम शाह की हत्या कर दी इल्तुतमिश ने और इल्तुतमिश दिल्ली की राजगद्दी पर 1211 ईस्वी में बैठ गया। इल्तुतमिश इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था जो ऐबक का गुलाम और दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। ये बात याद रखने वाली है कि जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई उस समय इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति को धारण किया था। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। उसके बाद बैठा रुकनुद्दीन फिरोज, जो कि बहुत ही अयोग्य शासक था, फिर उसको हटा दिया गया। रुकनुद्दीन फिरोज के शासन काल में उसकी माँ चारों तरफ छाई हुई थी। वो उसे अपनी माँ के कहने पर ही शासन चलाता था। इस वजह से जो तुर्की थे जो अमीर तुर्की थे, उन्होंने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर बैठा दिया था। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम शासिका महिला बनी थी जिसने शासन की बागडोर को संभाला। रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग दिया तथा पुरुषों की तरह चोगा और कुलाह पहनकर आती थी और राज दरबार में खुले मुंह जाने लगी। गैर तुर्कों को जो सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से जो तुर्की अमीर थे रजिया सुल्तान के विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। अब रजिया सुल्तान हट गई, कौन आ गए? मुइजुद्दीन बहराम शाह। रजिया की शादी अल्तुनिया से हुई। इसकी शादी करने के बाद रजिया ने दोबारा राजगद्दी को प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह इस कार्य में असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी गई। बहराम शाह को भी बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी और रजिया की भी हत्या हो गई। बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान बना अलाउद्दीन महसूद शाह। कौन बना? अलाउद्दीन मसूद शाह दिल्ली का सुल्तान बना। बलबन ने षड्यंत्र रचा और अलाउद्दीन मसूद शाह को हटाकर अपने दामाद नसरुद्दीन महमूद को राजगद्दी पर बैठा दिया। किसको बैठाया? अपने दामाद नसरुद्दीन महमूद को। इसकी पुत्री का नाम जो था इसकी पुत्री का विवाह, यानी बलबन की पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद के साथ हुआ, तभी वो उसका दामाद हुआ। नसरुद्दीन महमूद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, नसरुद्दीन महमूद इकलौता ऐसा शासक था जो कि टोपी सीकर अपने जीवन का निर्वाहन करता था। बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। जैसे ही राजगद्दी पर बैठा, इसने तुर्क चहलगानी का विनाश कर दिया। ये 40 लोगों का दल हुआ करता था जिसकी स्थापना की थी इल्तुतमिश ने। आगे देखते हैं। बलबन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। इसने अपने राज दरबार में सजदा और पैबोस प्रथा को शुरू किया, नवरोज उत्सव को शुरू किया और लौ और रक्त नीति को पालन किया। ये तीनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट, सजदा, पैबोस प्रथा, नवरोज उत्सव और लौह और रक्त नीति, इन तीनों चीजों को फॉलो करवाया। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी, जो कि इसका दामाद था। अभी बात कर चुके हैं इस बारे में। इसके दरबार में कवि थे अमीर खुसरो और अमीर हसन। क्या नाम था? अमीर खुसरो और अमीर हसन। गुलाम वंश का अंतिम शासक था शमुद्दीन कैमूर्स। यहाँ से खत्म हुआ गुलाम वंश। अब हम पढ़ेंगे आगे गुलाम के बाद खिलजी वंश। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।